गुड मॉर्निंग। करें फिर स्टार्ट करें। तो ये हमारा है डेरिवेटिव्स चैप्टर, और डेरिवेटिव्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट बने क्यों हैं, तो वो समझना सबसे इंपॉर्टेंट था। और तभी हम इस पूरे चैप्टर को सही से समझ पाएंगे कि वहाँ पर आपके पास ये कॉन्ट्रैक्ट बने क्यों थे। ठीक है, तो कुछ लोग मार्केट में थे जो वहाँ पर जिनको फिजिकल में वहाँ पर शेयर्स चाहिए थे, या फिजिकल में कमोडिटी चाहिए थे, या फिजिकल में करेंसी चाहिए थी, डॉलर चाहिए था। तो दे विल लुकिंग फॉर द कैश मार्केट। वो किसकी तरफ देख रहे थे? कैश मार्केट की तरफ देख रहे थे। और कैश मार्केट का फीचर ये था कि आपको 100% पैसा देना पड़ेगा, तभी आपके पास क्या मिलेगा देख लीजिए, तभी आपको वो कमोडिटी, वो करेंसी या वो इक्विटी शेयर आपको मिलेगा। ठीक है, बट कुछ लोग मार्केट में क्या थे कि वो सिर्फ किसकी तरफ देख रहे थे? प्रॉफिट एंड लॉस। उन्हें उस कमोडिटी, उन करेंसी या उन स्टॉक्स का क्या चाहिए था? सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस। उनको शेयर होल्डर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनको कोई फिजिकल में वहां पर शेयर लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, उनका एक ही इंटरेस्ट था, सिर्फ वहां पर वो क्या चाहते थे देख लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस। तो वो कौन सी मार्केट में गए? डेरिवेटिव मार्केट में, फ्यूचर सेगमेंट मार्केट में। तो इस मार्केट की जो जरूरत पड़ी, दिस इज बिकॉज कि लोग सिर्फ किस में इंटरेस्टेड थे? प्रॉफिट एंड लॉस में। साथ में शेयर्स के केस में वी हैव सम लिमिटेशंस, या जो भी कमोडिटीज है वी हैव सम लिमिटेशन की वहां पर उसका फिजिकल अपीयरेंस कितना है। मान लो कंपनी के शेयर्स 10 लाख हैं, तो मैक्सिमम कितने लोग ट्रेड कर सकते हैं? 10 लाख। तो अब यहाँ डेरिवेटिव मार्केट में यू कैन ट्रेड एनी नंबर। समझ पा रहे हैं? कोई भी नंबर आप ट्रेड कर सकते हैं, देयर इज नो लिमिटेशन। तो यहाँ पर जैसे गोल्ड है, तो गोल्ड का एक लिमिटेशन है कि कितना रिजर्व है हमारे पास, बट इन डेरिवेटिव मार्केट यू कैन ट्रेड एनी नंबर्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि डेरिवेटिव मार्केट की जरूरत क्यों पड़ी, लोगों की क्या रिक्वायरमेंट थी। और जो भी आपके इन्वेस्टमेंट बैंकर्स थे, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग का पार्ट है ये, तो जो भी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स थे तो वो क्या कर रहे थे वहाँ पर? इस तरह का प्रोडक्ट उन्होंने बनाया, और उन्होंने देखा कि लोगों की किस तरह की डिमांड है, और उसके अकॉर्डिंग क्या बनाया? ये प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, एंड आज के डेज में मैंने आपको बता दिया था कि दिस इज द मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो इंडिया में भी कैश मार्केट में जो वॉल्यूम्स है, दिस इज ओनली 50,000 करोड़ पर डे, और डेरिवेटिव मार्केट में कितना वॉल्यूम है? 2.5 लाख पर डे। ठीक है, करोड़ पर डे। तो वो डिफरेंस भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे आपके पास देख लीजिए, आप कितना भी यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, देयर इज नो लिमिटेशन। ठीक है, तो अब सबसे पहले यहाँ पर हमें समझना था डेरिवेटिव में वी हैव एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स एंड वी हैव OTC डेरिवेटिव। एक्सचेंज ट्रेडेड का क्या मतलब था कि दे आर ट्रेडेड ऑन द ऑर्गेनाइज एक्सचेंज, एंड OTC दे आर द प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स। हम आमने सामने बैठ के ट्रेड कर सकते हैं, आमने सामने बैठ के हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं? हम वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ओवर द काउंटर का मतलब यही है, आमने सामने बैठ के हम क्या कर सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर एक्सचेंज ट्रेडेड, और उसमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हैं। और OTC में यहाँ पर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, फॉरवर्ड, FRA, इंटरसेट स्वैप, करेंसी स्वैप, कैप फ्लोर कॉलर, इसके अलावा इक्विटी स्वैप है आपके पास। तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आपको दिखेंगे OTC डेरिवेटिव में जो हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पूरा जो पार्ट है, दिस इज अ पार्ट ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, वही हम डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले यहाँ पर क्या था आपके पास? वी हैव टू टाइप्स ऑफ सेगमेंट, वी हैव कैश सेगमेंट मार्केट एंड वी हैव फ्यूचर सेगमेंट मार्केट। तो हम यहाँ पर दो तरह की मार्केट्स में ट्रेड करें, कैश सेगमेंट। और कैश सेगमेंट का फीचर क्या है कि 100% पैसा आपको पे करना पड़ेगा, तभी आप वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, तभी आपको फिजिकल में वो कमोडिटी या वो करेंसी या वो इक्विटी शेयर आपको मिलेगा। ठीक है, बट इन फ्यूचर सेगमेंट मार्केट आपको सिर्फ यहाँ पर क्या देना है? इनिशियल मार्जिन पे करना है, 5%, 10%, जो भी आपकी कमोडिटी, करेंसी या इक्विटी है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर उसका इनिशियल मार्जिन सेट हो जाएगा। और आपको क्या पे करना है देख लीजिए, वहाँ पर सिर्फ इनिशियल मार्जिन। बट यहाँ डेली बेसिस पे क्या कैलकुलेट होगा? M2M, मार्क टू मार्केट। ठीक है, तो व्हाट इज कैश मार्केट, व्हाट इज कैश कॉन्ट्रैक्ट? वी आर कॉन्ट्रैक्टेड टुडे फॉर द बाइंग एंड सेलिंग एज ऑन टुडे। कॉन्ट्रैक्ट आज होगा, रेट आज डिसाइड होगा, और बाय सेल भी कब होगा? आज होगा। ठीक है, तो दिस इज योर कैश कॉन्ट्रैक्ट और द स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट। और उधर आपके पास फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वी आर कॉन्ट्रैक्टेड टुडे फॉर द बाइंग एंड सेलिंग एट सम फ्यूचर डेट्स। ठीक है, तो कैश मार्केट और द स्पॉट मार्केट यही है आपके पास कि कॉन्ट्रैक्ट भी आज होगा, रेट भी आज डिसाइड होगा, और बाय सेल भी कब होगा? एज ऑन टुडे। तो इस मार्केट को क्या बोलते हैं? दिस इज कैश सेगमेंट मार्केट और द कैश कॉन्ट्रैक्ट और द स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये आपके पास क्या है? स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है,
तो अभी तक हम जो भी बात कर रहे थे, इससे पहले जितने भी चैप्टर्स थे, हम जो भी बात कर रहे थे, दिस इज ओनली रिलेटेड टू द कैश मार्केट और द स्पॉट मार्केट। तो 100% पैसा दो और पूरा स्टॉक आपकी जेब में, आप कंपनी के शोल्डर। अब आपका देख लीजिए वोटिंग पावर है, साथ में आपको वहां पर डिविडेंड्स मिलेंगे, साथ में बोनस मिलेगा, साथ में स्प्लिट मिलेगा। बट दूसरी तरफ आपके पास कौन सी मार्केट है? फ्यूचर सेगमेंट मार्केट है। फ्यूचर सेगमेंट मार्केट में वहां पर किसी को एक्चुअली में फिजिकल में कोई चीज नहीं चाहिए। बट एक हमारे पास एक्सेप्शन है, वी हैव डिलीवरी ऑप्शन ऑल्सो इन केस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, बट वो आपको दिखेगा कि वो टेक्निकली कैश मार्केट की तरह ही हो रहा है, बट वहां पर जो बस बाय सेल होगा वो कब होगा? दिस इज एट सम फ्यूचर डेट। ठीक है, तो बस ये थोड़ा डिफरेंस है, वो अब आप समझ गए होंगे। देख लीजिए, पूरा रिविजन इसलिए कर रहे हैं कि वो एक क्रक्स आपके माइंड में आ जाए। ठीक है, तो देख लीजिए, वी आर कॉन्ट्रैक्टेड टुडे फॉर द बाइंग एंड सेलिंग एट सम फ्यूचर डेट। तो कॉन्ट्रैक्ट आज होगा, बट रेट भी कब डिसाइड होगा? आज ही डिसाइड होगा, बट बाय सेल कब होगा? दिस इज एट सम फ्यूचर डेट। ठीक है, प्रैक्टिकली यहां पर किसी को कोई कमोडिटी नहीं चाहिए, कोई करेंसी नहीं चाहिए, कोई स्टॉक नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस। और उसको प्रैक्टिकली मार्केट में क्या बोलते हैं? कैश सेटलमेंट। उसको क्या बोलते हैं? कैश सेटलमेंट। और नाम से पता चल रहा है कि वहां पर क्या सेटल होगा? कैश सेटल होगा। ठीक है, तो ये आपके पास कौन सी मार्केट है? दिस इज फ्यूचर सेगमेंट और द फॉरवर्ड सेगमेंट मार्केट। तो याद रखना, फ्यूचर और फॉरवर्ड में कोई डिफरेंस नहीं है, उसके बेसिक मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। सो कुछ वहां पर स्पेसिफिकेशंस में डिफरेंस है, वो हम अभी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिक मीनिंग दोनों का बिल्कुल सेम है। वी आर कॉन्ट्रैक्टेड टुडे फॉर द बाइंग एंड सेलिंग एट सम फ्यूचर डेट। ठीक है, नाउ वी हैव ए डिफरेंस बिटवीन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो बहुत क्लियरली हमने डिस्कस किया, दे आर ट्रेडेड ऑन द ऑर्गेनाइज एक्सचेंज एंड दे आर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है कि यहां पर आमने सामने बैठ के क्या हो रहा है? ट्रेड हो रहा है। दीज आर कस्टमाइज। समझ पा रहे हैं ये क्या है? कस्टमाइज है, हम जैसा चाहें वैसा कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। बट यहां पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है? दे आर हाईली स्टैंडर्डाइज। हाईली स्टैंडर्डाइज का क्या मतलब है? हर चीज का स्टैंडर्ड पहले से फिक्स है और वो सबके लिए क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, तो दिस इज योर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज योर फ्यूचर सेगमेंट मार्केट। तो फ्यूचर सेगमेंट मार्केट में आपके पास देख लीजिए, स्टैंडर्ड पहले से फिक्स है और वो सबके लिए क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, अब यहां पर आपके पास तीन मेन पॉइंट थे जो हमने डिस्कस किए थे। द फर्स्ट वन इज लॉट साइज रिक्वायरमेंट। व्हाट इज लॉट साइज रिक्वायरमेंट? कि यहां पर जो भी ट्रेड होगा वो किस में होगा? नंबर ऑफ लॉट्स में ट्रेड होगा। तो हर जो भी आपके पास इक्विटी है, कमोडिटी है, करेंसी है, उसका पहले से लॉट साइज डिफाइंड है एंड दिस इज द मिनिमम क्वांटिटी। आपको मिनिमम उसी क्वांटिटी के मल्टीपल में क्या करना पड़ेगा? ट्रेड करना पड़ेगा। इफ द लॉट साइज इज 350, वन रिलायंस शेयर लॉट साइज इज 350, तो आपको एक बार में कम से कम कितना ट्रेड करना पड़ेगा? 350। ठीक है, तो 350 शेयर्स आपको ट्रेड करने पड़ेंगे और आगे भी अगर उससे ज्यादा क्वांटिटी ट्रेड करनी है तो उसके मल्टीपल में क्या कर पाएंगे? ट्रेड कर पाएंगे। तो इस पूरे चैप्टर में जहां पर आपको लॉट साइज दिखे वहां पर आपको क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ लॉट्स। ठीक है, दूसरी तरफ आपके पास यहां पर देख लीजिए एक्सपायरी डेट है। एक्सपायरी डेट का क्या मतलब है कि यहां पर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है किसी दिन क्या होगा? एक्सपायर होगा। ठीक है, तो यहां पर आपके पास पहले से ही क्या है? एक्सपायरी डेट है। फॉरवर्ड में अगर यही बात मैं फॉरवर्ड में करूं तो क्या फॉरवर्ड में कोई लॉट साइज रिक्वायरमेंट है? देयर इज नो लॉट साइज रिक्वायरमेंट। आप जितना भी क्वांटिटी ट्रेड करना चाहे उतना क्वांटिटी क्या कर सकते हैं? ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी तरफ आपके पास एक्सपायरी डेट, यहां पर भी एक्सपायरी डेट है बट वो सबके लिए सेम नहीं है। बट इन फ्यूचर सेगमेंट मार्केट एक बार स्टैंडर्ड फिक्स हो जाएगा कि पता आपको ट्रेड करने से पहले पता होगा ये कॉन्ट्रैक्ट कब एक्सपायर होगा और वो सबके लिए क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो दिस इज द डिफरेंस। नाउ द नेक्स्ट वन वी हैव M2M। यहां डेली बेसिस पे क्या कैलकुलेट होगा? मार्क टू मार्केट। यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होगा और वहां पर देखा जाएगा कि मार्जिन अकाउंट में कितना बैलेंस है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपसे सिर्फ क्या ले रहे हैं? कुछ परसेंटेज, 5%, 10%। दे आर ओनली चार्जिंग द इनिशियल मार्जिन। बट फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कोई मार्जिन का कॉन्सेप्ट है? देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिन। यहां पर डेली बेसिस पे कोई प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा यहां पर देयर इज नो काउंटर पार्टी डिफॉल्ट, क्योंकि बीच में कौन है? एक्सचेंज है और एक्सचेंज यहां पर पूरा टेक केयर कर रहा है कि वहां पर जो भी वहां पर पार्टी ट्रेड कर रही है वो कोई डिफॉल्ट ना करे। ठीक है, दूसरी तरफ यहां पर फॉरवर्ड के अंदर यहां पर क्या हो रहा है? काउंटर पार्टी डिफॉल्ट है। कोई भी पार्टी क्या कर सकती है? डिफॉल्ट कर सकती है। नाउ द नेक्स्ट वन वी हैव गवर्नमेंट रेगुलेटेड एंड दे आर यूजुअली नॉट रेगुलेटेड। ठीक है, तो ये यहां पर डिफरेंस था। दिस इज इन द फॉरवर्ड एंड द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। साथ में मैंने डिस्कस किया था स्पॉट मार्केट को भी। क्या स्पॉट मार्केट में कोई लॉट साइज रिक्वायरमेंट है?
देयर इज नो लॉट साइज रिक्वायरमेंट। यहां पर कोई एक्सपायरी है कैश मार्केट में, एक बार शेयर खरीद लिया कब तक रख सकते हैं, इन्फिनिट। एक बार गोल्ड रख लिया कब तक रख सकते हैं, इन्फिनिट। क्या यहाँ डेली बेसिस पे M2M हो रहा है? नहीं। एक बार मैं पूरा पैसा दे चुका हूं, कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है मेरा M2M कैलकुलेट करने में, तो वो मैंने डिफरेंस पूरा क्रिएट किया था बिटवीन द फ्यूचर मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट एंड द कैश मार्केट। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन वी हैव लॉट साइज रिक्वायरमेंट। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि यहां पर आपके पास क्या हो रहा है, कोई लॉट साइज रिक्वायरमेंट नहीं है, और यहां पर आपको क्या है देख लीजिए, जो भी ट्रेड करना है इन द मल्टीपल ऑफ लॉट साइज। ठीक है। दूसरी तरफ एक्सपायरी डेट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैश मार्केट में देयर इज नो एक्सपायरी डेट, इन फ्यूचर एंड फॉरवर्ड वी हैव एक्सपायरी डेट, बट इन फ्यूचर मार्केट दिस एक्सपायरी डेट इज सेम फॉर ईच एंड एवरी इन्वेस्टर। जैसे इन इक्विटी मार्केट द एक्सपायरी डेट इज लास्ट थर्सडे ऑफ ईच मंथ, बट इन फॉरवर्ड देयर इज नो फिक्स डेट, आप जैसा बनाना चाहे कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन वी हैव पार्टिसिपेंट्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारा, पार्टिसिपेंट्स इन द डेरिवेटिव मार्केट। तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन द डेरिवेटिव मार्केट। द फर्स्ट वन इज हेजर्स, सेकंड वन इज स्पेकुलेटर्स एंड द थर्ड वन इज आर्बिट्रेजर। तो सबसे पहले स्पेकुलेटर। स्पेकुलेटर कौन लोग थे? दे हैव सम प्राइस बिलीफ। तो वो वर्ड आपके माइंड में होना चाहिए, दे हैव सम प्राइस बिलीफ। तो यहां पर उनका क्या है, कुछ प्राइस बिलीफ है, और प्राइस बिलीफ का मतलब क्या है कि वहां पर वो ये देख रहे हैं कि मार्केट या तो अप जाने वाली है, मार्केट डाउन जाने वाली है, और उसके अकॉर्डिंग दे आर टेकिंग द पोजीशन इन द फ्यूचर सेगमेंट मार्केट, दे आर टेकिंग लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशंस। ठीक है। दूसरी तरफ आपके पास हेजर्स हैं, देख लीजिए उनका ऑलरेडी क्या है, एक्सपोजर है, दे आर ऑलरेडी हैविंग सम एक्सपोजर। तो ये आप अब रेगुलर देखते रहेंगे कि जब भी हेजिंग का कॉन्सेप्ट आएगा तो आपको चेक करना है कि क्या उनका ऑलरेडी कोई एक्सपोजर है या नहीं है। तो आपको समझ में आएगा कि ऑलरेडी एक्सपोजर है, तो उसके रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए वो क्या करेंगे, देख लीजिए, दे आर टेकिंग द पोजीशन इन द फ्यूचर सेगमेंट मार्केट। ठीक है। तो हेजर्स दे आर ऑलरेडी हैविंग सम एक्सपोजर एंड दे वांट टू मिनिमाइज देयर रिस्क, तो उस केस में दे आर डूइंग हेजिंग। ठीक है। एंड दे आर टेकिंग द पोजीशन इन द फ्यूचर सेगमेंट मार्केट। फ्यूचर सेगमेंट मार्केट में वो क्या ले रहे हैं, पोजीशन। तो याद रखना उनका जो पोजीशन है, जो एक्सपोजर है, वो ऑलरेडी सेम रहेगा, हम उसमें कोई भी वहां पर चेंज नहीं करेंगे। जो भी चेंज करेंगे, जो भी पोजीशन लेनी है, वो कहां पर लेंगे, दिस इज इन द फ्यूचर सेगमेंट मार्केट। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज आर्बिट्रेजर। दे आर लुकिंग फॉर मिस प्राइसिंग, दे आर लुकिंग फॉर मिस प्राइसिंग। मिस प्राइसिंग का क्या मतलब है कि वहां पर वो क्या देख रहे हैं, डिफरेंस को ढूंढ रहे हैं। अगर सेम चीज है तो उनका प्राइस सेम होना चाहिए, दिस इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ वन प्राइस, और अगर प्राइस सेम नहीं है तो दे विल बी एन अपॉर्चुनिटी ऑफ आर्बिट्रेज। ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, दीज आर द पार्टिसिपेंट्स इन द डेरिवेटिव मार्केट। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, तीनों तरह के क्वेश्चन आपके कोर्स में थे। ठीक है, वो हमने कवर किए थे। नाउ वी हैव टू कंसिडर पोजीशंस। तो यहां पर मैंने अभी बात की है, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ पोजीशन, वी हैव लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन का मतलब बाय करना, और शॉर्ट पोजीशन का क्या मतलब है, सेल करना। और इस मार्केट में आप पहले बाय करो या पहले सेल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ऑब्जेक्टिव इज ओनली टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस और टू अर्न प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। तो यहां पर आप पहले लॉन्ग करो या पहले शॉर्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज कोई फिजिकल वहां पर डिलीवरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। और वो तो सिर्फ डिलीवरी इज एन ऑप्शन, सिर्फ वो एक ऑप्शन है, आप ऑप्ट करना चाहते तो करो, नहीं करना चाहते तो नहीं करो। ठीक है। अगर आप ऑप्शन ऑप्ट नहीं करोगे तो हमेशा क्या होगा, कैश सेटलमेंट। ठीक है। तो देख लीजिए आपके पास हाउ टू कैंसिल द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो इन केस ऑफ कैश सेटलमेंट, अगर कैश सेटलमेंट करना है तो हाउ टू कैंसिल द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, लॉन्ग है तो शॉर्ट कर देंगे, शॉर्ट है तो लॉन्ग कर देंगे, एंड द डिफरेंस इज योर प्रॉफिट एंड लॉस। ये जो डिफरेंस रहेगा वो आपका क्या रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। तो ये यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे और वहां पर अगर कैश सेटलमेंट के केसेस हैं तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। तो किस रेट पे मैंने पोजीशन ली और किस रेट पे मैंने उसको स्क्वायर ऑफ किया, क्लोज आउट किया, देख लीजिए, दिस इज स्क्वायरिंग ऑफ द पोजीशन, कवरिंग द पोजीशन, क्लोजिंग आउट द पोजीशन। ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट गेन एंड लॉस, और गेन एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए सिंपली क्या एनालाइज करना है, देख लीजिए, अगर मेरी लॉन्ग पोजीशन है, प्राइस इंक्रीज हो गए तो क्या होगा, प्रॉफिट, और अगर मेरी लॉन्ग पोजीशन है, प्राइस डिक्रीज हो गए तो क्या होगा, लॉस। ठीक है। अगर मेरी शॉर्ट पोजीशन है, प्राइस इंक्रीज हो गए तो क्या होगा, लॉस, और अगर प्राइस डिक्रीज हो गए तो क्या होगा, प्रॉफिट। तो देखना है कि आपने पोजीशन कौन सी ली है, एंड नाउ प्राइस इंक्रीज है या डिक्रीज है, और उसके अकॉर्डिंग क्या निकालना है, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, हाउ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड एट और प्रायर टू एक्सपायरेशन। तो यहां पर 2 तरह से हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं, एक ऑन एक्सपायरी और एक
बिफोर एक्सपायरी। तो दिस इज द फैसिलिटी इन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वहां पर बिफोर एक्सपायरी भी हम कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो ऑन एक्सपायरी दो तरीके से हो सकता है। द फर्स्ट वन इज कैश सेटलमेंट, और कैश सेटलमेंट का मतलब क्या है, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा, सेटल होगा। और डिलीवरी का क्या मतलब है, वहां पर देख लीजिए एक्चुअल में आप क्या चाह रहे हैं, डिलीवरी। तो याद रखना डिलीवरी इज एन ऑप्शन, अगर वहां पर डिलीवरी ऑप्शन नहीं है तो हमेशा क्या होगा, कैश सेटलमेंट। ठीक है, तो मैंने आपको पहचान बताई है कि कब डिलीवरी होगा और कब कैश सेटलमेंट। जब वहां पर एक्सपायरी के प्राइसेस गिवन है तो सिर्फ क्या होगा, कैश सेटलमेंट। और अगर एक्सपायरी के प्राइस नहीं है मेरे पास क्वेश्चन में तो मैं क्या कर पाऊंगा, डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट। तो ये इसलिए सिखाना पड़ा डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट, क्योंकि एग्जाम के क्वेश्चन उस बेस पे बने हुए हैं। ठीक है, तो वहां पर काफी इंस्टीट्यूट जो फोकस कर रहा है वो इतना कैश सेटलमेंट पे नहीं कर रहा है, एडवर्टाइज के क्वेश्चन में दे आर टॉकिंग अबाउट द डिलीवरी। तो वो इसलिए सही से हमें समझनी थी। एंड दिस इज ओनली एन ऑप्शन, याद रखना वो एक ऑप्शन है और जरूरी नहीं हर कमोडिटी में, हर करेंसी में, हर इक्विटी में आपको मिले। ठीक है, तो जैसे इन इंडिया वी डोंट हैव एनी डिलीवरी ऑप्शन इन केस ऑफ इक्विटी, वी डोंट हैव एनी डिलीवरी ऑप्शन इन केस ऑफ करेंसी, वी डोंट हैव एनी डिलीवरी ऑप्शन इन केस ऑफ एग्री कमोडिटीज। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रेगुलेटेड है तो उनकी कोई डिलीवरी ऑप्शंस नहीं है। सिर्फ किनकी है, वी हैव सम एग्री कमोडिटीज। तो एग्री कमोडिटीज है आपके पास, उनकी कुछ डिलीवरी ऑप्शंस है, बट एनर्जी प्रोडक्ट्स की वहां पर आपके पास कोई डिलीवरी ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, एंड देन बिफोर एक्सपायरी, सेम बिफोर एक्सपायरी हम क्या कर सकते हैं, कैश सेटलमेंट, मतलब लॉन्ग है तो शॉर्ट कर देंगे, शॉर्ट है तो लॉन्ग कर देंगे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो मेन यहां पर कॉन्सेप्ट था, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिन। ठीक है, तो मार्जिन के कॉन्सेप्ट में जो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले दिस इज द मार्जिन इन द कैश मार्केट, एंड द मार्जिन इन द कैश मार्केट इज ऑलवेज 100%। ठीक है, तो यहां पर पूरा 100% पैसा देना पड़ेगा कैश मार्केट में, बट वी हैव ए फैसिलिटी ऑफ बोरिंग। यहां पर मेरे पास कौन सी फैसिलिटी है, बोरिंग की। ब्रोकर आपको बोरिंग फैसिलिटी दे सकता है, उसके बदले में आपसे क्या चार्ज कर लेगा, इंटरेस्ट, बट देयर इज नो प्रॉफिट शेयरिंग। समझ पा रहे, कोई प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, दूसरी तरफ आपके पास फ्यूचर मार्केट है। फ्यूचर मार्केट में सिंपली हमने तीन चीजें डिस्कस की थी। द फर्स्ट वन इज इनिशियल मार्जिन, एंड द सेकंड वन इज मेंटेनेंस मार्जिन, एंड द थर्ड वन इज वेरिएशन मार्जिन। तो इनिशियल मार्जिन क्या था, बिफोर एनी ट्रेडिंग टेक्स प्लेस, वेदर यू हैव ए लॉन्ग पोजीशन और ए शॉर्ट पोजीशन, यू शुड पोस्ट इनिशियल मार्जिन। ठीक है, आपको क्या देना पड़ेगा, इनिशियल मार्जिन देना पड़ेगा बिफोर एनी ट्रेडिंग टेक्स प्लेस। और वो इनिशियल मार्जिन कैसे सेट होगा, दिस इज अकॉर्डिंग टू द फ्लक्चुएशंस। ठीक है, तो वो देखेगा कि उस करेंसी में, उस इक्विटी में कितना डेली एवरेज फ्लक्चुएशन आ रहा है, और उसके बेस पे वो क्या सेट करेंगे, इनिशियल मार्जिन। ठीक है, तो वहां पर उनको पता है कि ज्यादा से ज्यादा कितना गोल्ड मूव कर रहा है, 5%, तो गोल्ड के लिए कितना वहां पर इनिशियल मार्जिन पोस्ट कर देंगे, 5%। ठीक है, तो दे आर टेकिंग द एवरेज डेली प्राइस फ्लक्चुएशन। ठीक है, तो एवरेज डेली फ्लक्चुएशंस को वो देख रहे हैं, साथ में रिस्क देख रहे हैं, उसमें और कितना रिस्क हो सकता है, और उसके हिसाब से क्या सेट कर रहे हैं, इनिशियल मार्जिन। ठीक है, तो वो एक पॉइंट में हमने इनिशियल मार्जिन कैलकुलेशन देखी थी। इनिशियल मार्जिन कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिस इज एवरेज डेली फ्लक्चुएशन प्लस देख लीजिए स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, उसमें कितना रिस्क है, और मल्टीप्लाई विद 3 कर दिया था हमने। स्टैंडर्ड डिविएशन की मल्टीप्लाई किससे कर दिया था, 3 से। तो यहां पर क्या था, दिस इज एवरेज डेली फ्लक्चुएशन, एवरेज डेली फ्लक्चुएशन प्लस 3 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये आपके पास क्या था, इनिशियल मार्जिन। तो दिस इज एज पर आईसीआई, उन्होंने वहां पर इसको दिया, इस मॉडल को दिया है, एवरेज डेली फ्लक्चुएशन प्लस 3 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, तो वो एक क्वेश्चन में हमने उसको वहां पर कंसिडर किया था, बट मैंने बताया था कि प्रैक्टिकली वो 3 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, बट वहां पर इंस्टीट्यूट ने 3 लिया है, तो हम इसलिए कितना ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहां पर आपके पास क्या था, दिस इज इनिशियल मार्जिन। और इनिशियल मार्जिन का क्या मतलब है, देख लीजिए, मनी डिपॉजिटेड इन द फ्यूचर अकाउंट बिफोर एनी ट्रेडिंग टेक्स प्लेस, एंड इट इज पोस्ट बाय बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशंस। ठीक है, दूसरी तरफ आपके पास क्या है, मेंटेनेंस मार्जिन। और मेंटेनेंस मार्जिन का क्या मतलब है कि इतना अमाउंट हमें क्या रखना है, मेंटेन, आपका मार्जिन अकाउंट बैलेंस उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ मार्जिन दैट मस्ट बी मेंटेन इन द मार्जिन अकाउंट, एंड इफ द मार्जिन बैलेंस फॉल्स बिलो द मेंटेनेंस मार्जिन, तो अगर आपका मार्जिन अकाउंट का बैलेंस किसके नीचे चला जाए, मेंटेनेंस मार्जिन, तो उस केस में हमें डिपॉजिट कराना पड़ेगा। तो वहां पर हमें कितना डिपॉजिट कराना पड़ेगा, दिस इज बैक टू द इनिशियल मार्जिन। तो ये यहां पर लिखा हुआ है, तो मार्जिन बैलेंस बैकअप टू द इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, एंड द लास्ट वन, जो भी आप वहां पर पैसा डिपॉजिट कराओगे when the maintenance margin is breached, तो उस केस में वहां पर उसको क्या बोलते हैं, दिस इज वेरिएशन मार्जिन।
ठीक है, तो ये आपके पास 3 मेन कॉन्सेप्ट्स थे जो हमने यहाँ पर कवर किए थे। फिर नेक्स्ट आपके पास क्या है, कंपाउंडिंग। समझ पा रहे हैं कंपाउंडिंग, क्यों कंपाउंडिंग की जरूरत पड़ी, तो ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पूरे चैप्टर में आपको क्या करनी है, वैल्यूएशन। और किस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यूएशन करनी है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यूएशन करनी है तो वी नीड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूचर वैल्यू। समझ पा रहे हैं, मुझे किसके कॉन्सेप्ट चाहिए, फ्यूचर वैल्यू, और फ्यूचर वैल्यू के लिए मुझे क्या चाहिए, कंपाउंडिंग। तो फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए मुझे किसका कॉन्सेप्ट चाहिए, कंपाउंडिंग का। तो एक बात ध्यान रखना, यहां पर हम सीखने क्या आए हैं, वी वांट टू कैलकुलेट द फेयर फ्यूचर प्राइस। हम यहां पर क्या कैलकुलेट करना है, फेयर फ्यूचर प्राइस, कि मेरे हिसाब से 3 महीने के बाद बाय सेल का कितना रेट होना चाहिए। ठीक है, तो वी आर कॉन्ट्रैक्टेड टुडे फॉर द बाइंग एंड सेलिंग एट सम फ्यूचर डेट्स। ठीक है, तो अब देखिए वहां पर कंपाउंडिंग में वी हैव नॉर्मल कंपाउंडिंग एंड कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग। तो नॉर्मल कंपाउंडिंग एंड कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग, तो नॉर्मल कंपाउंडिंग है तो वहां पर 2 कॉन्सेप्ट थे, देख लीजिए। तो नॉर्मल कंपाउंडिंग इज द कॉन्सेप्ट ऑफ 1 + r raised to the power n, एंड कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग इज द कॉन्सेप्ट ऑफ e raised to the power rt। ठीक है, तो नॉर्मल कंपाउंडिंग कब यूज कर रहे हैं, जब वो कह रहे हैं मंथली कंपाउंडिंग, क्वार्टरली कंपाउंडिंग, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग, डेली कंपाउंडिंग। बट कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग क्या कब कर रहे हैं, वी हैव ए रियल टाइम प्राइस फ्लक्चुएशन। तो यहां पर रियल टाइम प्राइस फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो नॉर्मली मार्केट में क्या यूज होता है, दिस इज कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग। ठीक है, अपने क्वेश्चन में कब कौन सा यूज करना है, जब आपके पास e raised to the power x की वैल्यू दे रखी हो, या वहां पर कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग वर्ड यूज किया हो, तो हम क्या यूज करेंगे, कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग। अदरवाइज हम हमेशा क्या यूज करेंगे, नॉर्मल कंपाउंडिंग। ठीक है, तो उस केस में हाउ टू कैलकुलेट, तो यहां पर 2 कॉन्सेप्ट है, वी हैव ए कॉन्सेप्ट ऑफ EAR एंड वी हैव ए कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, तो ईयर क्या है, दिस इज इफेक्टिव एनुअल रेट, क्योंकि बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट वहां पर मुझे जो एक्चुअली में रेट रियलाइज होगा तो उसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव एनुअल रेट। एंड हाउ टू कैलकुलेट इफेक्टिव एनुअल रेट, दिस इज 1 + पीरियोडिक रेट raised to the power m-1। एंड व्हाट इज पीरियोडिक रेट, दिस इज एनुअल स्टेटेड रेट डिवाइड बाय m। एंड व्हाट इज m, दिस इज नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड पर एनम। तो अगर वहां पर क्वार्टरली कंपाउंडिंग है तो वहां पर m कितना होगा, 4। अगर हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है तो m कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन, अब इसको यूज करके मुझे क्या निकालनी है, फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू वैसे नॉर्मली हम कैसे निकालते हैं, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू 1 + r raised to the power n, बट r को अब क्या बनाना है, इफेक्टिव। ठीक है, तो दिस इज r डिवाइड बाय m raised to the power m into n। ठीक है, दूसरी तरफ आपके पास हाउ टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू इनटू e raised to the power rt। ठीक है, तो e raised to the power rt को हम यूज करेंगे, दिस इज एक्सपोनेंशियल टर्म फॉर कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू। तो एक चीज हमें ध्यान रखनी है क्वेश्चंस में, अगर नॉर्मल कंपाउंडिंग है तो सब जगह नॉर्मल कंपाउंडिंग चलेगी, और अगर कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग है तो सब जगह क्या चलेगी, कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन, हाउ टू कैलकुलेट। तो a raised to the power b कैसे कैलकुलेट करते हैं, रूट ऑफ a 12 टाइम्स -1 मल्टीप्लाई विद b प्लस 1 मल्टीप्लाई इक्वल 12 टाइम्स। ऑन द सेम ग्राउंड e raised to the power b कैसे कैलकुलेट करेंगे, रूट ऑफ e 12 टाइम्स -1 मल्टीप्लाई विद b प्लस 1 मल्टीप्लाई इक्वल 12 टाइम्स। और रूट ऑफ e देख लीजिए, e की वैल्यू क्या है आपके पास, 2.7828। ठीक है, तो हम डायरेक्टली कैलकुलेटर से ये सब कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ आपके पास अब यहां पर आपके पास क्या है, वैल्यूएशन रूल्स हैं। ठीक है, तो मैंने बताया कि यहां पर हम क्या सीख रहे हैं, फेयर फ्यूचर प्राइस। हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, फेयर फ्यूचर प्राइस, कि एज पर अवर वैल्यूएशन हमारे हिसाब से 3 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट का या 6 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट या 1 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट का कितना प्राइस होना चाहिए। दिस इज वी आर कॉन्ट्रैक्टेड टुडे फॉर द बाइंग एंड सेलिंग एट सम फ्यूचर डेट्स। ठीक है, तो अब वहां पर सिंपल कॉन्सेप्ट था, it derive its value from the value of an underlying asset, because these are derivative instruments, it derive its value from the value of an underlying asset। ठीक है, तो अंडरलाइंग एसेट यहां पर क्या है आपके पास, देख लीजिए, वो इक्विटी है तो इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं, कमोडिटी है तो वी हैव गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, क्रूड ऑयल, जो भी हो सकता है, दीज आर अंडरलाइंग एसेट। तो इनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, ये अपनी वैल्यू कहां से डिराइव करेंगे, फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट। तो वी नीड स्पॉट रेट। समझ पा रहे हैं, मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, स्पॉट रेट, जो आज के दिन उसके बाय सेल करने का प्राइस है वो हमें पता ही होगा, वी आर कॉन्ट्रैक्टेड टुडे, रेट इज डिसाइडेड एज ऑन टुडे एंड फॉर द बाइंग एंड सेलिंग एज ऑन टुडे। तो स्पॉट रेट में एडजस्टमेंट करेंगे, बिकॉज मुझे आज बाय सेल नहीं करना है, मुझे कब बाय सेल करना है, दिस इज आफ्टर 3 मंथ्स। तो उस केस में मैं क्या करूंगा सर, देख लीजिए, अब वहां पर अगर मैंने आज उसको बाय कर लिया होता तो मुझे क्या इनकर करनी पड़ती, कॉस्ट, उसको कैरी करने की कॉस्ट वहां पर मुझे बियर करनी पड़ती। तो मैं क्या ऐड करूंगा, कैरिंग कॉस्ट। समझ पा रहे हैं, अब कैरिंग कॉस्ट क्या हो सकती है, वी हैव स्टोरेज कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट, कोई भी कॉस्ट हो सकती है। साथ में जो सबसे बड़ी कॉस्ट है वो क्या है,
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अगर मैं आज इसको बाय कर लिया होता तो उस केस में वहां पर मुझे पूरा 100% पैसा देना होता, क्योंकि कौन सी मार्केट है, कैश मार्केट, तो मुझे पूरा 100% पैसा देना पड़ता। तो वहां पर मैं क्या यूज करता वर्ड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वो वहां पर क्या होगा देख लीजिए, मेरी जेब से पैसे जाएंगे और जेब से पैसे जाएंगे तो वहां पर क्या इंकर्ड होगी, मेरी इंटरेस्ट कॉस्ट और द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो हम कॉस्ट को ऐड करेंगे साथ में। वहां पर एक्चुअली में मुझे बाय सेल कब करना है, 3 महीने के बाद। ठीक है, मुझे आज बाय सेल नहीं करना है, मुझे कब बाय सेल करना है, 3 महीने के बाद। और अगर इन बिटवीन अगर कोई इनकम्स हैं तो वो मुझे मिलने वाली नहीं है। वी ऑलवेज कैलकुलेट द एक्स डिविडेंड प्राइस। तो मैं रिटर्न्स को क्या करूंगा, माइनस करूंगा। समझ पा रहे हैं? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दिस इज कॉस्ट टू कैरी मॉडल, कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल क्या है बेसिकली, कि वहां पर हम फेयर फ्यूचर प्राइस निकालना चाहते हैं और कॉस्ट को ऐड करेंगे और रिटर्न्स को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द फेयर फ्यूचर प्राइस। क्वेश्चन किसी का भी आ जाए, आर्बिट्रेज का आ जाए, हेजिंग का आ जाए, बट आपको सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, फेयर फ्यूचर प्राइस। ठीक है, तो अब वहां पर मैंने 5 रूल डिस्कस किए थे, एक बार देख लीजिए। सबसे पहला रूल आपके पास क्या था, फेयर फ्यूचर प्राइस ऑफ ए सिक्योरिटी विद नो इनकम। तो क्या होगा, दिस इज फ्यूचर वैल्यू, फेयर फ्यूचर प्राइस क्या होगा, दिस इज स्पॉट रेट 1 + r रेज टू द पावर n, और अगर कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग है तो क्या यूज होगा, e रेज टू द पावर rt। ठीक है, दूसरी तरफ आपके पास देयर इज विद डिविडेंड इनकम। अगर वहां डिविडेंड इनकम आ गई है तो उस केस में मैंने बताया वी ऑलवेज कैलकुलेट द एक्स डिविडेंड प्राइस, कॉस्ट को ऐड करेंगे, रिटर्न्स को क्या करेंगे, माइनस। तो दिस इज स्पॉट रेट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड इनकम, और आगे मेरे पास एक्स डिविडेंड प्राइस और उसकी क्या निकाल देंगे, फ्यूचर वैल्यू। तो दिस इज योर स्पॉट रेट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड इनकम इनटू 1 + r रेज टू द पावर n और e रेज टू द पावर rt। ठीक है, नाउ द थर्ड वन, अगर आपको डिविडेंड किस में दे दिया, परसेंटेज में, तो 3 तरीके से आपसे क्वेश्चन में दे सकते हैं। द फर्स्ट वन इज डिविडेंड यील्ड, एंड डिविडेंड यील्ड इज ऑलवेज परसेंटेज ऑफ एमपीएस। डिविडेंड रेट इज परसेंटेज ऑफ डिविडेंड एंड दिस इज ऑलवेज परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू, एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो एंड दिस इज ऑलवेज परसेंटेज ऑफ ईपीएस। ठीक है, तो मैं अमाउंट में कैलकुलेट कर लूंगा, मुझे पता है एमपीएस का परसेंटेज है, ईपीएस का परसेंटेज या फेस वैल्यू का परसेंटेज है, तो लास्ट में डिविडेंड इनकम क्या कर देंगे, माइनस, बिकॉज मुझे उसका टाइम पीरियड नहीं पता है, मुझे उसका टाइम नहीं पता है कि वो किस टाइम पे है, तो उस केस में प्रेजेंट वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो सिंपली लास्ट में क्या कर देंगे, डिविडेंड इनकम क्या कर देंगे, माइनस। तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज आवर मेथड कि फेयर फ्यूचर प्राइस स्पॉटेड इनटू e रेज टू द पावर rt माइनस लास्ट में क्या कर देंगे, डिविडेंड इनकम। ठीक है, बट इन केस ऑफ dy मतलब डिविडेंड यील्ड, अगर डिविडेंड यील्ड है क्वेश्चन में तो उस केस में हम आर में उसकी क्या कर सकते हैं, एडजस्टमेंट। ठीक है, तो दिस इज स्पॉट रेट इनटू 1 प्लस देख लीजिए आर माइनस डिविडेंड यील्ड रेज टू द पावर n, या e रेज टू द पावर आर माइनस डिविडेंड यील्ड इनटू t। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, फेयर फ्यूचर प्राइस। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन वी हैव फेयर फ्यूचर प्राइस ऑफ ए कमोडिटी विद स्टोरेज कॉस्ट। तो सेम कॉन्सेप्ट है, कॉस्ट को ऐड करेंगे और रिटर्न्स को क्या करेंगे, माइनस। तो वहां पर स्टोरेज कॉस्ट है, आज ही है तो आज ही ऐड कर देंगे, और अगर कोई पर्टिकुलर टाइम पे है तो उसकी क्या कर देंगे, प्रेजेंट वैल्यू। तो दिस इज स्पॉट रेट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टोरेज कॉस्ट 1 + r रेज टू द पावर n और e रेज टू द पावर rt। बट अगर स्टोरेज कॉस्ट भी किसमें दे दी सर, परसेंटेज में, तो सीधा r में उसकी क्या कर सकते हैं, एडजस्टमेंट। ठीक है, नाउ द लास्ट पॉइंट वी हैव ए कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वीनियंस इनकम और द कन्वीनियंस यील्ड। इनकम मतलब अमाउंट में और यील्ड मतलब परसेंटेज में। ठीक है, तो कन्वीनियंस यील्ड क्या था, बेसिकली इफ वी आर होल्डिंग ए फिजिकल कमोडिटी एंड इफ वी आर गेटिंग एनी प्रीमियम और द बेनिफिट एसोसिएटेड विद फिजिकल कमोडिटी, तो उसका नाम क्या है, दिस इज कन्वीनियंस यील्ड। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट सेम है, कॉस्ट को ऐड करेंगे और रिटर्न्स को क्या करेंगे, माइनस। परसेंटेज है तो परसेंटेज में, और अगर अमाउंट है तो अमाउंट में। ठीक है, तो देख लीजिए, अगर परसेंटेज में है तो दिस इज स्पॉट रेट, स्पॉट प्राइस इनटू e रेज टू द पावर r माइनस कन्वेंस यील्ड इनटू t, और अगर वो अमाउंट में है तो दिस इज स्पॉट प्राइस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कन्वेंस इनकम इनटू e रेज टू द पावर rt। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, देख लीजिए, दीज आर द वैल्यूएशन रूल्स। 5 वैल्यूएशन रूल हैं, सिंपल, कॉस्ट को ऐड करेंगे, रिटर्न्स को क्या करेंगे, माइनस। पर्टिकुलर डेट पे है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू, और अगर डेट नहीं पता है तो लास्ट में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इनकम्स के लिए। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, दिस इज द आर्बिट्रेज बिटवीन द कैश मार्केट एंड द फ्यूचर सेकंड मार्केट। तो दिस इज योर इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस चैप्टर। आर्बिट्रेज किसके बीच में है, कैश मार्केट एंड
फ्यूचर मार्केट, ठीक है। एंड आर्बिट्रेज का मतलब क्या था, दिस इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ वन प्राइस। अगर सेम चीज है तो प्राइस क्या होना चाहिए, सेम, और अगर वो सेम नहीं है तो वी हैव टू बाय एट लो एंड सेल एट हायर, ठीक है। तो सस्ता बाय करेंगे और महंगा क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो इसका मतलब एक मार्केट में बाय होगा तो एक मार्केट में क्या होगा, सेल होगा। तो वो हमें ध्यान रखना है। तो अब यहां पर सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, फेयर फ्यूचर प्राइस। क्या कैलकुलेट करूंगा, फेयर फ्यूचर प्राइस यूजिंग ऑल 5 वैल्यूएशन रूल्स, और उसको किससे कंपेयर करूंगा, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस। तो एक बार डायग्राम पे और समझ लो इस पॉइंट को। फेयर फ्यूचर प्राइस भी देख लो, दिस इज फॉर द बाइंग एंड सेलिंग एट सम फ्यूचर डेट। और एक्चुअल फ्यूचर प्राइस ये कहां पर आ रहा होगा, एक्सचेंज पे, और ये भी कब आ रहा होगा, देख लीजिए आज आ रहा होगा, कब के लिए, फ्यूचर के लिए। तो दोनों ही प्राइस कब पता है, आज पता है। देख लीजिए, वी आर कॉन्ट्रैक्टेड टुडे, रेट इज डिसाइडेड एज ऑन टुडे, बट फॉर द बाइंग एंड सेलिंग एट सम फ्यूचर डेट्स, ठीक है। नाउ बोथ आर कंपेरेबल, दोनों क्या है, कंपेरेबल हैं। और अगर ये 1000 आया है और ये 1200 है तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज ओवर वैल्यूड। और अगर ये आपके पास 1000 है और ये 900 है तो मैं क्या बोलूंगा, अंडर वैल्यूड, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले यहां पर स्ट्रेटजी बनानी है, और स्ट्रेटजी बनाने के बाद वहां पर लास्ट में क्या कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो वो याद रखना, स्ट्रेटजी कब बनेगी, एज ऑन टुडे, और प्रॉफिट एंड लॉस कब कैलकुलेट होगा, ऑन एक्सपायरी, ठीक है। तो स्ट्रेटजी इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड एज ऑन टुडे, एंड कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिस इज ऑन एक्सपायरी, ठीक है। तो अब देख लो सर, 1 मिनट का पॉइंट है। तो अगर मेरा एक्चुअल फ्यूचर प्राइस ज्यादा आ रहा है 1200, तो उस केस में मैंने क्या बोला, दिस इज ओवर वैल्यूड। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपके पास क्या है, ओवर वैल्यूड है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को क्या करेंगे, सेल। तो देख लीजिए कौन सी पोजीशन लेंगे, शॉर्ट पोजीशन, और वहां पर सेल करेंगे तो कैश मार्केट में क्या करेंगे, बाय। अब ध्यान से देखना, कैश मार्केट में बाय किया तो जेब से पैसा जाएगा, तो इंटरेस्ट मेरे लिए क्या होगी, कॉस्ट। वी शुड बोरो, और बोरो करेंगे तो इंटरेस्ट मेरे लिए क्या होगी, कॉस्ट। बट मेरे डीमेट अकाउंट में शेयर आ गया तो डिविडेंड मेरे लिए क्या होगी, इनकम। तो वो ध्यान रखना कि अगर कैश मार्केट में शेयर बाय हुआ है तो वहां पर बोरो करेंगे, और बोरो करेंगे तो इंटरेस्ट कॉस्ट होगी, और डिविडेंड मेरे लिए क्या होगी, इनकम। नाउ द सेकेंड पॉइंट, इफ फेयर फ्यूचर प्राइस इज लेस देन एक्चुअल फ्यूचर प्राइस। देख लीजिए यहां पर एक्चुअल फ्यूचर प्राइस मान लो 900 है और ये 1000 है, तो हम क्या बोलेंगे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज अंडर वैल्यू। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अंडर वैल्यूड है। और अंडर वैल्यूड चीज को क्या करेंगे, बाय मतलब लॉन्ग पोजीशन। तो यहां पर फ्यूचर मार्केट में लॉन्ग पोजीशन है तो कैश मार्केट में क्या करेंगे, सेल। और सेल के साथ क्या अटैच है, देख लीजिए हैशटैग, उसका मतलब क्या है, इन्वेस्टर इज ऑलरेडी होल्डिंग द स्टॉक, तभी तो वो कर पाएगा। देख लीजिए, इन्वेस्टर इज होल्डिंग द अंडरलाइंग एसेट्स, ठीक है। और सेल किया तो जेब में पैसा आएगा तो क्या करेंगे, इन्वेस्ट। और इन्वेस्ट करेंगे तो इंटरेस्ट मेरे लिए क्या होगी, इनकम। बट मेरी जेब से क्या जा चुका है, शेयर जा चुका है, मेरे डीमेट अकाउंट से शेयर जा चुका है, तो डिविडेंड मेरे लिए क्या बनेगी, कॉस्ट, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट आपको पता होनी चाहिए, एंड दिस इज द आर्बिट्रेज बिटवीन द कैश मार्केट एंड द फ्यूचर सेगमेंट मार्केट, ठीक है सर। चलूं आगे सर। तो नाउ द नेक्स्ट वन, वी हैव ए कॉन्सेप्ट ऑफ हेजिंग। हेजिंग के अंदर क्या है सर इंपॉर्टेंट, हेजिंग क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, हेजिंग से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये ध्यान रखना यहां पर। इसको हमें वहां पर बहुत अच्छे से एनालाइज करना है, जो भी हमने क्वेश्चंस किए हैं उनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आपने यही क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस किए ना तो समझ पा रहे हैं ना, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है इस पॉइंट से, ठीक है। आप हमेशा चाहोगे कि मेरे पास क्वेश्चन कहां से आए, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से आए। क्यों, क्योंकि वो बहुत ईजी है अगर एक बार आपको समझ में आ गया, ठीक है। अगर आपने लैंग्वेज इंटरप्रेट करना सीख लिया तो इसमें कुछ है ही नहीं सर। नेक्स्ट जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दिस इज योर हेजिंग, ठीक है। तो यहां पर हमें हेजिंग देखना है, और हेजिंग में मैंने बताया इफ यू आर ऑलरेडी हैविंग सम एक्सपोजर तो उसके रिस्क को मैं वहां पर क्या करना चाहूंगा, मिनिमाइज। अब यहां पर आपके पास खाली रिस्क मिनिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, रिस्क मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी है। बिकॉज मार्केट में आपके पास दोनों तरह के इन्वेस्टर्स हैं, फर्स्ट वन इज रिस्क टेकर एंड द सेकेंड वन इज रिस्क अवर्स। रिस्क अवर्स अपने रिस्क को कम करना चाहते हैं और रिस्क टेकर अपने रिस्क को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो मार्केट में दोनों तरह के इन्वेस्टर्स आपको मिल जाएंगे। जो रिस्क टेकर हैं तो वो रिस्क को बढ़ाना चाहेंगे, और जो रिस्क अवर्स है तो वो क्या करेंगे, रिस्क को कम करेंगे, ठीक है। तो यहां पर दोनों तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं, हमें क्वेश्चन में सही से वहां पर जज करना है, हमें ऑब्जेक्टिव को जज करना है। और ऑब्जेक्टिव अगर टू रिड्यूस रिस्क है तो हम एक्शन अलग तरीके से लेंगे, और अगर हमारा ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज रिस्क है तो एक्शन अलग तरीके से लेंगे, ठीक है, पोजीशन अलग तरीके से लेंगे। तो यहां पर जो गेम है वो किसके ऊपर फिक्स है, दिस इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव में आपके पास दो चीजें हैं, द फर्स्ट वन इज रिड्यूस रिस्क एंड द सेकंड वन इज टू इंक्रीज
रिस्क। ठीक है, अब देखो वहां पर अगर मेरा ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस रिस्क, तो यहां पर 3 स्टेप हमें फॉलो करने हैं। ठीक है, तो याद रखना कि जो भी हमारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी हेजिंग के कॉन्सेप्ट्स आएंगे वहां पर 3 मेन स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। द फर्स्ट वन, डिसाइड पोजीशन, कौन सी पोजीशन ले फ्यूचर मार्केट में। तो मैंने बताया यहां पर फ्यूचर मार्केट में जब आप पोजीशन ले रहे हैं तो याद रखना मेरी जो ऑलरेडी एक्सपोजर है उसको हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो मेरा ऑलरेडी एक्सपोजर है मैं उसको वो बनाए रखूंगा और उसके रिस्क को कम या ज्यादा करने के लिए वी आर टेकिंग द पोजीशन इन द फ्यूचर सेगमेंट मार्केट। ठीक है, तो हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में उसका क्या लेंगे देख लीजिए, डिसीजन लेंगे। तो जो मेरा ऑलरेडी एक्सपोजर है मैं उसको बिल्कुल टच नहीं करूंगा। ठीक है, मैं इसलिए बिल्कुल क्लियर लैंग्वेज यूज कर रहा हूं कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। हमें उसमें कोई वहां पर चेंजेस नहीं करने हैं। जो भी मुझे पोजीशन लेनी है वो कौन से मार्केट में लेनी है, फ्यूचर सेगमेंट में। ठीक है, तो अगर मेरा ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस रिस्क, तो अगर मेरी लॉन्ग पोजीशन है इन द कैश मार्केट या जो भी मेरी वहां पर पोर्टफोलियो है, दिस इज योर पोर्टफोलियो, तो अगर पोर्टफोलियो मेरी लॉन्ग पोजीशन है तो वहां पर इंडेक्स फ्यूचर में क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। वी शुड टेक शॉर्ट पोजीशन इन द इंडेक्स फ्यूचर। ठीक है, क्योंकि ये भी पोर्टफोलियो और इंडेक्स भी क्या आपके पास पोर्टफोलियो है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर मेरी शॉर्ट पोजीशन है तो वहां पर क्या करेंगे, लॉन्ग इंडेक्स फ्यूचर, बिकॉज ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रिड्यूस रिस्क। ठीक है, दूसरी तरफ आपके पास अगर मेरा ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज रिस्क को बढ़ाना है तो लॉन्ग है तो क्या करेंगे, और लॉन्ग करेंगे, और शॉर्ट है तो क्या करेंगे, और शॉर्ट करेंगे। तो वहां पर क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंक्रीज द रिस्क। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन, वैल्यू ऑफ पोजीशन। हम कितने वैल्यू की वहां पर पोजीशन लें इन द फ्यूचर सेगमेंट मार्केट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कितनी वैल्यू की पोजीशन लें, एंड द वैल्यू ऑफ पोजीशन शुड बी टेकन बेस्ड ऑन बीटा। समझ पा रहे हैं, किसके बेस पे लेंगे, बीटा के बेस पे लेंगे। तो दिस इज वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इनटू बीटा एंड दिस इज ए केस ऑफ 100% हेज, मतलब परफेक्ट हेज और द कंप्लीट हेज। ठीक है, तो अगर आप बीटा के बेस पे हेज कर रहे हैं तो वो केस किसका बनेगा, कंप्लीट हेज। और साथ में क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ लॉट्स। तो नंबर ऑफ लॉट्स क्या होंगे, दिस इज योर वैल्यू ऑफ पोजीशन इन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ वन कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या निकल के आ जाएगा मेरे पास, दिस इज वैल्यू, दिस इज नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, क्लियर है। अब मुझे देखना है वहां पर मैं कभी भी 100% अपने रिस्क को हेज नहीं करने वाला। मैं तो क्या करने वाला हूं, देख लीजिए, मैं रिस्क को या तो थोड़ा कम करने वाला हूं, थोड़ा बढ़ाने वाला। तो उसको क्या बोलते हैं, बीटा मैनेजमेंट। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो क्या है, बीटा मैनेजमेंट। बट ऐसा नहीं है, कंप्लीट हेज का पॉइंट भी बार बार वो क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, वहां पर टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो ध्यान रखना, अगर कंप्लीट हेज बोल दिया है तो मतलब टारगेट बीटा इज 0, या क्वेश्चन में टारगेट बीटा नहीं दिया तो वो हमेशा क्या एज्यूम करेंगे, 0, एंड दिस इज ए केस ऑफ कंप्लीट हेजिंग। ठीक है, तो मुझे यहां पर क्या देखना है कि मेरा अभी एग्जिस्टिंग बीटा कितना है और मुझे उस बीटा को कहां लेके जाना है, उससे मुझे क्या पता चलेगा, व्हाट इज अवर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो अभी मेरा एग्जिस्टिंग बीटा कितना है, 2, और मुझे उसको कहां लेके जाना है, 1.5 से। तो वहां पर मुझे क्या लग रहा है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रिड्यूस रिस्क। मुझे रिस्क को क्या करना है, कम, और रिस्क को कम करना है तो लॉन्ग है तो क्या करेंगे, शॉर्ट इंडेक्स फ्यूचर, और शॉर्ट है तो क्या करेंगे, लॉन्ग इंडेक्स फ्यूचर। तो सबसे पहले मुझे क्या देखना है, डिसाइड पोजीशन, और फिर क्या निकालना है मुझे, वैल्यू ऑफ पोजीशन, साथ में नंबर ऑफ लॉट्स। तो कैसे निकाल देंगे, दिस इज नंबर ऑफ लॉट्स क्या होंगे, देख लीजिए, वैल्यू ऑफ पोजीशन। तो कितने वैल्यू की पोजीशन लोगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, जितने से रिस्क को क्या करना है, कम करना है, और कितने से रिस्क को कम करना है, 0.5 से। ठीक है, तो व्हाट इज योर वैल्यू ऑफ पोजीशन इन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इनटू 2 - 1.5। ठीक है, तो हमें कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, सिंपली 2 - 1.5। तो कितने से रिस्क को कम करना है, 0.5 से। ठीक है, दूसरी तरफ आपके पास अगर मुझे वहां पर रिस्क को बढ़ाना है, 2 से कितना करना है, 3, तो रिस्क को कितने से बढ़ाना है, 1 टाइम से। तो कितने की पोजीशन लेंगे, ध्यान रखना, लॉन्ग है तो क्या करेंगे, और लॉन्ग, और शॉर्ट है तो क्या करेंगे, और शॉर्ट, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंक्रीज रिस्क। ठीक है, और नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू बी लॉन्ग और टू बी शॉर्ट क्या होंगे, देख लीजिए, वैल्यू ऑफ पोजीशन। तो वैल्यू ऑफ पोजीशन कितनी लेंगे, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इनटू डिफरेंस। डिफरेंस क्या है, 1, तो वहां पर उतनी हम पोजीशन लेंगे एंड डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ 1 कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या निकल के आ जाएंगे, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू बी लॉन्ग और टू बी शॉर्ट। सिंपल सर। ठीक है, नाउ वी हैव ए ऑल्टरनेटिव नंबर 2। तो ऑल्टरनेटिव नंबर 1 में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, मेरे पोर्टफोलियो की पोजीशन इंटैक्ट रहेगी एंड वी शुड टेक एडिशनल पोजीशन इन द फ्यूचर सेगमेंट मार्केट इन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन वी हैव पार्शियल हेज। पार्शियल हेज में क्या था कि वहां पर अगर मैं बीटा के बेस पे वहां पर पोजीशन ले रहा हूं तो दिस इज केस ऑफ कंप्लीट हेज और द 100% हेजिंग।
बट वो कह रहा है कि आपको सिर्फ अब कितना हेज करना है 50%, आपको कितना हेज करना है 110%, तो वहां पर हम क्या ले लेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या ले लेंगे, पोजीशन ले लेंगे। ठीक है, तो दिस इज वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो इनटू बीटा, दिस इज अ केस ऑफ परफेक्ट हेजिंग और द कंप्लीट हेजिंग, और साथ में वो कह रहा है परसेंटेज टू बी हेज, आपको कितना परसेंटेज क्या करना है, हेज करना है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन वी हैव ऑल्टरनेटिव नंबर 2। अब यहां पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है, सॉरी फॉर दिस इज डिफरेंट स्ट्रैटेजी, इसका फ्यूचर मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। तो वो एक क्लैरिटी आपके माइंड में होनी चाहिए कि जब हम ऑल्टरनेटिव 2 की बात करें तो वहां पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो वहां पर हम क्या करें, वी आर यूजिंग द रिस्क फ्री बोरिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट टू इंक्रीज और टू डिक्रीज अवर रिस्क। ठीक है, तो वहां पर जो सेकंड ऑल्टरनेटिव है वो क्या है, हेजिंग यूजिंग रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स एंड बोरिंग्स। तो वहां पर हम बोरिंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को यूज करेंगे और उससे अपने रिस्क को कम या क्या कर लेंगे, ज्यादा कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा वहां पर अगर मेरा बीटा अभी एग्जिस्टिंग बीटा 2 है एंड अवर टारगेट बीटा इज 1.5, तो उसका मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रिड्यूस रिस्क, और टू रिड्यूस रिस्क है तो मैं क्या करूंगा, वी हैव टू सेल सम सिक्योरिटीज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो एंड इन्वेस्ट इन द रिस्क फ्री एसेट। ठीक है, तो मैं कुछ सिक्योरिटी अपने पोर्टफोलियो से क्या कराऊंगा, एग्जिट, दे आर रिस्की सिक्योरिटीज, और उसकी जगह क्या ले लूंगा, रिस्क फ्री सिक्योरिटी, तो मेरा ओवरऑल रिस्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो वी हैव टू सेल सम सिक्योरिटीज एंड रिप्लेस विद द रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। करेंगे कैसे, तो मुझे पता है कि हाउ टू कैलकुलेट बीटा पोर्टफोलियो, बीटा इंटू वेट्स, बीटा इंटू वेट्स, और जो मेरा एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो उसको मैंने ए मान लिया, जो मेरा एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो था उसको मैंने ए मान लिया, और जो रिस्क फ्री एसेट है उसको मान लो मैंने क्या मान लिया, बी। एंड हाउ टू कैलकुलेट बीटा पोर्टफोलियो, बीटा इंटू वेट्स, बीटा इंटू वेट्स। तो मुझे अब बीटा को कहां लेके आना है सर, मेरा टारगेट कितना है, 1.5 है, देख लो। तो मैं वहां पर क्या करूंगा, देख लो, जो मेरे एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है ए है उसका बीटा सेम रहेगा, एंड बीटा ऑफ रिस्क फ्री एसेट क्या है, 0। तो मैं उससे क्या निकालूंगा, वेट ऑफ एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो एंड द वेट ऑफ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, और क्वेश्चन की डिमांड वही होगी सर। ठीक है, क्वेश्चन में वो यही पूछेगा कि कितना हम रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, तो वो बताना पड़ेगा, उसके वेट्स हमें बताने पड़ेंगे। ठीक है, तो याद रखना जब हम सेल ऑफ करेंगे इन द सेम प्रोपोर्शन, याद रखना इन द सेम प्रोपोर्शन, जिससे उसका बीटा चेंज ना हो। ठीक है, तो याद रखना ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हम वहां पर जब सेल ऑफ करेंगे दिस इज इन द सेम प्रोपोर्शन। तो हाउ टू कैलकुलेट बीटा इंटू वेट्स, बीटा इंटू वेट्स वो किसके बराबर होना चाहिए, 1.5। दिस इज योर टारगेट बीटा, दिस इज योर टारगेट बीटा। तो उस केस में ध्यान से देख लीजिए, हम यहां पर क्या कैलकुलेट कर लेंगे, वेट्स ऑफ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट एंड वेट्स ऑफ एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो। तो हमें पता चल जाएगा कितने अमाउंट का हम सेल ऑफ करेंगे और उसकी जगह कितनी रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट हम वहां पर लेंगे। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट, वी हैव टू सेल सम सिक्योरिटीज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो एंड रिप्लेस इट द विद रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन। अब अगर मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, वहां पर मेरा बीटा भी 2 है और मुझे उसको 3 लेके आना है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंक्रीज रिस्क, और रिस्क को बढ़ाने के लिए मैं क्या करूंगा, सस्ते में बोरो करके कहां करूंगा, इन्वेस्ट इन द रिस्की सिक्योरिटी। तो वहां पर मेरा रिटर्न भी बढ़ जाएगा और मेरा रिस्क भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर वो ये पूछ रहे हैं कि अगर मुझे रिस्क को बढ़ाना है तो उस केस में हम क्या करेंगे, वी हैव टू बोरो एट रिस्क फ्री रेट, या जो भी बोरोइंग रेट क्वेश्चन में गिवन है, एंड वी हैव टू इन्वेस्ट इन द सिक्योरिटीज एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो इन द सेम प्रोपोर्शन। याद रखना सेम प्रोपोर्शन आएगा, प्रोपोर्शन चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आपके पास वी हैव टू बोरो एट रिस्क फ्री रेट और द बोरिंग रेट एंड इन्वेस्ट इन द एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो इन द सेम प्रोपोर्शन। ठीक है, करेंगे कैसे, विद द सेम कॉन्सेप्ट। अब मेरा टारगेट बीटा कितना है, 3, तो मुझे बीटा को कहां लेके आना है, 3 पे, बीटा इंटू वेट्स, बीटा इंटू वेट्स, और फिर सेम वही यहां पर वेट्स क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि अब एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का कितना वेट है और बोरिंग हम कितनी करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, दिस इज योर ऑल्टरनेटिव नंबर 2। तो एग्जाम में ऑल्टरनेटिव 1 भी आ चुका है, ऑल्टरनेटिव 2 भी आ चुका है, और दोनों का मिक्स भी आ चुका है। ठीक है, तीनों मैंने क्वेश्चन आपको कवर कराए हैं सर। नाउ द नेक्स्ट वन, वी हैव ए बीटा ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड दिस इज ऑलवेज अज्यूम टू बी 0। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन, दिस इज हेजिंग कमोडिटी रिस्क। अब अगर मुझे कमोडिटी के रिस्क को हेज करना है तो वहां सोचने का तरीका क्या है, एकदम डिफरेंट है। ठीक है, तो मुझे वहां पर देखना है कि आई एम ए कंज्यूमर और ए प्रोड्यूसर, आई एम ए कमोडिटी प्रोड्यूसर और ए कमोडिटी कंज्यूमर। तो अगर मैं कमोडिटी प्रोड्यूसर हूं तो मुझे रिस्क क्या है, प्राइस फॉल होने का,
और प्राइस फॉल होने का मुझे रिस्क है तो मैं आज ही सेल कर लूंगा। देख लीजिए, वी आर टेकिंग द शॉर्ट पोजीशन इन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। कब? एज ऑन टुडे, रेट इज डिसाइडेड एज ऑन टुडे फॉर द बाइंग एंड सेलिंग एट सम फ्यूचर डेट। तो ध्यान रखना, मैं कब पोजीशन ले लूंगा? आज ही। और मैं कौन सी पोजीशन लूंगा? सेल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वी आर टेकिंग द शॉर्ट पोजीशन। तो हाउ टू डिसाइड पोजीशन, तो वो किसके अकॉर्डिंग होगी? दिस इज अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर और द प्रोड्यूसर। ठीक है। दूसरी तरफ अगर आप कंज्यूमर हैं तो आपको क्या रिस्क है? प्राइस बढ़ सकते हैं, तो मैं आज ही क्या कर लूंगा? परचेज कर लूंगा। तो वी आर टेकिंग द, देख लीजिए, लॉन्ग पोजीशन इन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। रेट इज डिसाइडेड एज ऑन टुडे फॉर द बाइंग एंड सेलिंग एट सम फ्यूचर डेट। ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन टेक द पोजीशन इन द कमोडिटीज फॉर हेजिंग द कमोडिटीज। ठीक है। तो मेरे ऑलरेडी एक्सपोजर होगा, उसके रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए वी आर टेकिंग द पोजीशन इन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो मेरा जो ऑलरेडी एक्सपोजर है उसके रिस्क को हम क्या करेंगे? मिनिमाइज। ठीक है। दूसरी तरफ यहां पर एक और पॉइंट हमने छोटा सा डिस्कस किया था, दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न अंडर द मार्जिन बाइंग। मार्जिन बाइंग मतलब दिस इज अंडर द कैश मार्केट। मैंने बताया था कैश मार्केट में आपको 100% देना होता है, बट वी हैव ए बोरिंग फैसिलिटी। हमारे पास क्या है? बोरिंग फैसिलिटी है। ठीक है। तो ब्रोकर आपको कुछ वहां पर बोरिंग फैसिलिटी दे रहा है, तो उसके बदले में क्या चार्ज कर रहा है? इंटरेस्ट। तो सबसे पहले यहां हम क्या कैलकुलेट करेंगे? रिटर्न निकालने के लिए देखेंगे कितना नेट अमाउंट हमें क्या हुआ है? रिसीव हुआ, कितना रिटर्न मुझे मिला है। तो दिस इज सिंपली द डिफरेंस बिटवीन द शेयर प्राइसेस। कितना मैंने इन्वेस्ट किया था? 100 रुपीज, और एट द एंड प्राइस कितना हो गया? 125। तो व्हाट इज योर प्रॉफिट? 25। साथ में वहां पर मुझे डिविडेंड मिले तो ऐड कर दूंगा, साथ में इंटरेस्ट कॉस्ट मैंने पे किया तो वो क्या करूंगा? माइनस ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या करूंगा? माइनस करूंगा। ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? नेट अमाउंट रिसीव डिवाइड बाई, याद रखना क्या वर्ड यूज होगा? एक्चुअल अमाउंट इन्वेस्टेड, एंड दिस इज इक्विटी इन्वेस्टमेंट। जितना आपने अपनी पॉकेट से लगाया वो आएगा। तो वहां पर अगर आपने अपनी पॉकेट से 60,000 लगाया, 1 लाख का स्टॉक था, 40,000 बोरो किया और 60,000 अपनी पॉकेट से लगाया, तो व्हाट इज योर एक्चुअल अमाउंट इन्वेस्टेड? 60,000 प्लस अगर कोई उस दिन आपके पास क्या है? ब्रोकरेज कमीशन है, तो वो भी क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या निकल के आ गया? दिस इज योर रिटर्न अंडर द मार्जिन बाइंग।